जरा एक ऐसे पन्ने के बारे में सोचिए, मतलब महज कुछ शब्दों का एक ऐसा छोटा सा समूह जिसमें इतनी ताकत हो कि वो सदियों पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंके। हाँ, जो शासक और प्रजा का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दे। बिल्कुल। और रातों रात करोड़ों दबे कुचले लोगों को एक पूरे राष्ट्र का निर्विवाद मालिक बना दे। असल में होता क्या है ना, जब हम किसी नई डिवाइस का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पन्ना आता है और कोई उसे पढ़ता नहीं है, बस सीधे अग्री पे क्लिक कर देते हैं। एकदम सही। और भारतीय संविधान के पहले पन्ने यानी प्रस्तावना या जिसे प्रीएम्बल कहते हैं, उसके साथ भी हम अक्सर यही करते हैं, सीधे अंदर के पन्नों की तरफ भागते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि असली चीजें तो अंदर हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, संसद कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होंगे। हम उस पहले पन्ने को बस एक साधारण सा इंडेक्स मान लेते हैं। हाँ, एक फॉर्मेलिटी की तरह। बिल्कुल। जबकि असलियत ये है कि वो पन्ना इस पूरे विशाल सिस्टम का सोर्स कोड है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम उसी सोर्स कोड को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स और रिसर्च हैं, वो उस पहले पन्ने के भारी भरकम शब्दों की परतों को खोलते हैं। और हमारा मकसद यहाँ कोई डिक्शनरी वाले अर्थ रटना बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो कोई भी इंटरनेट पे सर्च कर सकता है कि पंथ निरपेक्ष या गणराज्य का क्या मतलब है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विशाल मशीनरी को बनाने के लिए आखिर इन्हीं चुनिंदा गियर और पुर्जों का इस्तेमाल क्यों किया गया, और ये पुर्जे कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हर पल कंट्रोल करते हैं। सही बात है, क्योंकि कोई भी संविधान महज नियमों की किताब तो होता नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। अगर इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखा जाए तो वो असल में सत्ता के हस्तांतरण का यानी पावर ट्रांसफर का एक कानूनी दस्तावेज होता है। और वो पहला पन्ना ठीक ठीक ये दर्ज करता है कि इस देश में पावर आखिर किसने किसको दी है। और यहीं से हमारी चर्चा का सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्सा शुरू होता है। दस्तावेज की बिल्कुल शुरुआत होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ईमानदारी से कहूँ तो सुनने में ये किसी नेता के भाषण की एक अच्छी काव्यात्मक शुरुआत लगती है, लेकिन ये काव्यात्मक बिल्कुल नहीं है। ये पूरे दस्तावेज का सबसे आक्रामक कानूनी बयान है। जरा इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर गौर करें। हजारों सालों से इस जमीन पर जो भी व्यवस्था थी, उसमें सत्ता का स्रोत क्या था? राजा महाराजा। हाँ, या तो कोई राजा जो कहता था कि उसे राज करने का अधिकार सीधे ईश्वर से मिला है, या फिर कोई विदेशी संसद जो अपनी ताकत के दम पर राज कर रही थी। सत्ता हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहती थी, मतलब क्राउन से, ताज से निकलकर आम जनता तक, जहां लोग सिर्फ प्रजा थे, जिनका काम सिर्फ हुक्म मानना था। सटीक शब्द प्रजा, या अंग्रेजी में कहें तो सब्जेक्ट्स। लेकिन हम भारत के लोग लिखकर संविधान निर्माताओं ने सत्ता के उस बहाव को कानूनी रूप से हमेशा के लिए काट दिया, एक ही झटके में। बिल्कुल। उन्होंने ये स्थापित किया कि इस संविधान को उसकी ताकत ना तो किसी ब्रिटिश ताज से मिल रही है, ना किसी ईश्वर से, और न ही किसी राजा से। इसे ताकत सीधे आम जनता से मिल रही है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ये बिल्कुल किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के उस टेक ओवर जैसा है जिसे खुद कंपनी के कर्मचारियों ने अंजाम दिया हो। दिलचस्प है। जरा कल्पना करें कि एक दिन सारे कर्मचारी एक साथ आएं और कहें, अब हम सिर्फ कर्मचारी नहीं हैं, हम इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हम ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और हम खुद इस कंपनी का नया ऑपरेटिंग मैनुअल लिख रहे हैं। ये तो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और ध्यान रहे, ये महज कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है। कानूनी तौर पर अगर ताकत सीधे जनता से नहीं आती तो इस पूरे संविधान की कोई वैधता ही नहीं रह जाती, मतलब उसका कोई वजूद ही नहीं होता। सही कहा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर सरकार कभी दमनकारी होने की कोशिश करती है तो वो उस मूल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है जो खुद जनता ने बनाया है। ये एक झटके में पूरे राष्ट्र के मनोविज्ञान को बदल देता है। आज्ञा पालन से मालिकाना हक में, ओबेडियंस से ओनरशिप में। एकदम सही। तो अब ये तो साफ हो गया कि मालिकों ने अपनी कुर्सी संभाल ली है, लेकिन सवाल ये है कि ये मालिक किस तरह की कंपनी या कह लें किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे नोट्स 3 बहुत ही विशिष्ट शब्दों पर जोर देते हैं। हाँ, जो इस नए राष्ट्र का स्वभाव तय करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। चलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इसका मतलब आज़ादी होता है, लेकिन 1950 में जब देश नया नया बना था, तब सिस्टम के स्तर पर इसका असली मतलब क्या था? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी का असली मतलब सिर्फ आज़ाद होना नहीं है, ये एक तरह की इम्यूनिटी है।
पूर्ण सुरक्षा। इम्यूनिटी किस चीज से? अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसका मतलब है कि कोई भी बाहरी ताकत आपको आदेश नहीं दे सकती। एक देश आजाद तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसे आर्थिक या सैन्य समझौतों में जकड़ा हो जहां कोई विदेशी ताकत उसके फैसले तय कर रही हो। मतलब रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। बिल्कुल। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित करना एक ऐसा स्ट्रक्चरल फैसला था जिसने ये सुनिश्चित किया कि इस सिस्टम को बाहर से कोई ओवरराइड नहीं कर सकता। मतलब हमने बाहर से तो दरवाजे पूरी तरह लॉक कर दिया, कोई विदेशी दखल अंदाजी नहीं होगी, लेकिन अंदर का क्या? और यहीं पर समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द आते हैं। इनको लेकर तो हमेशा काफी बहस होती है। हाँ, काफी गलतफहमियां भी हैं। अगर हम समाजवादी शब्द की बात करें तो अक्सर लोग इसका नाम सुनते ही सोवियत संघ के बारे में सोचने लगते हैं, जहां सरकार ने सारी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया था और प्राइवेट बिजनेस बंद कर दिए थे। और भारतीय मॉडल को समझने में यही सबसे बड़ी भूल है। इस रिसर्च में जो विश्लेषण सामने आया है वो स्पष्ट करता है कि भारतीय समाजवाद का मतलब अर्थव्यवस्था पर सरकार का एकाधिकार कायम करना कभी नहीं था। तो फिर ये कौन सा समाजवाद है? ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसका मकसद ये नहीं था कि सबको बराबर रूप से गरीब बना दिया जाए, बल्कि इसका मैकेनिज्म ये था कि अमीर और गरीब के बीच की जो बहुत बड़ी खाई है उसे कम किया जाए। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है या फिर एक स्प्रिंग बोर्ड जो सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका दे। हाँ, ये सबको बराबरी का मैदान देने का मैकेनिज्म है। जरा सोचिए, अगर कोई देश बाहरी तौर पर पूरी तरह संप्रभु है, लेकिन अंदर से उसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ चंद रसूखदार लोगों के कंट्रोल में है, तो हम भारत के लोग वाला कॉन्सेप्ट तो वहीं फेल हो जाएगा। बिल्कुल। अगर सारा पैसा कुछ ही हाथों में होगा तो वो सत्ता खरीद लेंगे। इसलिए समाजवादी शब्द राज्य को ये निर्देश देता है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे दौलत का सेंट्रलाइजेशन ना हो। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए समाजवादी टूल का इस्तेमाल हुआ और समाज को संतुलित करने के लिए पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर टूल का। बिल्कुल सही तुलना है। अब पश्चिमी देशों में जैसे कि फ्रांस में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म और सरकार के बीच एक बहुत सख्त दीवार। सरकार धर्म के मामले में पूरी तरह आंखें फेर लेती है। हाँ, वो फ्रांस का लसेते मॉडल है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां धर्म समाज की रग रग में बसा है, वैसी सख्त दीवार काम ही नहीं कर सकती थी। तो यहाँ का मैकेनिज्म कैसे अलग है? इसे प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सैद्धांतिक दूरी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, क्या? जरूरत पड़ने पर राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। हस्तक्षेप कर सकता है? मतलब अगर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव हो रहा हो तो राज्य उसे रोकने के लिए बीच में आ सकता है। 100%। अगर धर्म के नाम पर किसी को मंदिरों में जाने से रोका जा रहा हो या कोई कुप्रथा चल रही हो तो राज्य ये नहीं कह सकता कि हम सेक्युलर हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो मुंह नहीं फिर सकता। नहीं, राज्य वहां एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करता है। वो सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपनी मान्यताओं के आधार पर दूसरे के अधिकार न छीने। वाव! तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो ये एक ऐसा राष्ट्र बनाता है जो बाहर से पूरी तरह स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से संतुलित है और सामाजिक रूप से निष्पक्ष है। बिल्कुल, ये देश का चरित्र तय कर देता है। चलिए, राष्ट्र का स्वभाव तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया, लेकिन कागज पर खुद को स्वतंत्र या निष्पक्ष लिख लेना तो सबसे आसान काम है। सबसे बड़ा सिरदर्द यह तय करना होता है कि आखिर उस सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा कौन, और वो व्यक्ति अगला राजा न बन जाए, ये कैसे पक्का होगा? बिल्कुल। इस मशीनरी को चलाने के लिए जो सिस्टम चुना गया उसे समझाने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। अब मैं यहाँ सीधे सीधे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। पूछिए। क्या लोकतंत्र और गणराज्य असल में एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके नहीं है? मेरा मतलब है, जब जनता वोट देकर अपने नेता चुनी रही है तो फिर अलग से गणराज्य शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं बता रही थी ना, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं कैसी? देखिए, लोकतंत्र सिर्फ वो प्रक्रिया है जिसके जरिए बहुमत फैसले लेता है, यानी हम चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र अपने आप में इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि देश के सबसे ऊंचे पद पर कोई राजा या रानी नहीं बैठेगा। एक मिनट, ऐसा लोकतंत्र जहां राजा हो, क्या ऐसा मुमकिन है?
जैसे यूनाइटेड किंगडम में? बिल्कुल सटीक उदाहरण। ब्रिटेन एक बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ की जनता वोट देती है, प्रधानमंत्री चुनती है, उनकी संसद कानून बनाती है। हाँ। लेकिन वहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? वो पद एक शाही परिवार के पास है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी वो एक लोकतंत्र तो है, लेकिन वो एक गणराज्य नहीं है, वो एक संवैधानिक राजतंत्र है। अरे हाँ, तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये है कि सरकार चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि सबसे बड़ा पद सबके लिए खुला है। एकदम सही पकड़े आप। और यही गणराज्य या रिपब्लिक शब्द एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। गणराज्य ये पक्की गारंटी देता है कि देश का जो सबसे सर्वोच्च पद है, रूप से मैं देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता हूं। बिल्कुल, ये तो राजशाही के खिलाफ बनाया गया सबसे शक्तिशाली एंटीवायरस है। ये पक्का करता है कि चाहे कोई नेता कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो जाए, गणराज्य का ढांचा उसे अपने बच्चों को अगला राजा घोषित करने से रोक देगा। आप इसे सत्ता को हमेशा जनता के पास वापस लौटाने वाला एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म कह सकते हैं। ये मशीनरी का डिजाइन तो वाकई कमाल का है। राज्य स्वतंत्र है, अर्थव्यवस्था संतुलित है, टॉप की कुर्सी पर कोई राजा नहीं है। लेकिन एक आम नागरिक के नजरिए से देखें तो ये मशीनरी उसके लिए क्या प्रोड्यूस कर रही है? उसका अंतिम उत्पाद क्या है, ये पूछ रहे हैं? हाँ, रिसर्च और नोट्स बताते हैं कि इसके 4 मुख्य उत्पाद हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो कि संविधान की आत्मा है। आमतौर पर हम इन शब्दों को अलग अलग अध्यायों की तरह पढ़ते हैं। लगता है कि न्याय वकीलों का काम है, स्वतंत्रता का मतलब बोलने की आजादी है, समानता मतलब नौकरी में भेदभाव ना हो, और बंधुता बस भाईचारे का एक आदर्श है। लेकिन जब हम गहराई में उतरते हैं तो समझ आता है कि ये चारों अलग अलग खंभे नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत गहराई से। संविधान के शिल्पकारों ने सिर्फ कुछ अच्छे लगने वाले शब्दों को एक साथ नहीं रख दिया था। उन्होंने इन्हें एक ऐसे इकोसिस्टम की तरह डिजाइन किया था जहां अगर एक भी चीज नाकाम हुई तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। तो चलिए इस इकोसिस्टम को समझते हैं। शुरुआत करते हैं न्याय से। और यहाँ सिर्फ अदालती न्याय की बात नहीं हो रही है। दस्तावेज साफ तौर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। क्योंकि बिना न्याय के बाकी सब एक छलावा है। मान लीजिए कि ऐसा समाज है जहां भयंकर आर्थिक अन्याय है, करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हैं और कुछ लोगों के पास असीमित दौलत है। बिल्कुल। अगर आप उस भूखे इंसान से जाकर कहें, दोस्त तुम्हारे पास सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता है, तो उसके लिए उस स्वतंत्रता का क्या मोल है? आर्थिक न्याय के बिना स्वतंत्रता पूरी तरह बेमानी है। या फिर सामाजिक न्याय का उदाहरण ले। अगर किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर रोज भेदभाव हो रहा है, तो उसे वोट डालने की स्वतंत्रता दे देने से क्या उसका जीवन बदल जाएगा? शोषण तो जारी रहेगा। सही कहा। इसलिए न्याय वो जमीन है जिस पर ये पूरा ढांचा खड़ा होता है। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता और समानता, और इससे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। कौन सी बात? स्वतंत्रता और समानता के बीच हमेशा एक प्राकृतिक टकराव होता है। टकराव कैसे? अगर आप लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें कि वो जो चाहें करें, जितनी चाहें संपत्ति जमा करें, तो समाज में असमानता बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जो ताकतवर है वो कमजोरों को दबा देंगे। मतलब बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। पूरी तरह आजाद छोड़ देने का मतलब है शोषण की आजादी दे देना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप पूर्ण समानता लागू करने की कोशिश करें कि हर इंसान के पास बिल्कुल बराबर दौलत हो, तो आपको लोगों की स्वतंत्रता को कुचलना पड़ेगा। एक तानाशाह सिस्टम बनाना होगा। ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। तो फिर संविधान इस टकराव को कैसे बैलेंस करता है? यहीं पर इस इकोसिस्टम का आखिरी और सबसे जादुई तत्व सामने आता है, बंधुता या फ्रेटर्निटी, भाईचारा। हाँ, बंधुता का मतलब है आपसी जुड़ाव। जब किसी समाज में बंधुता गहरी होती है तो जिन लोगों के पास ज्यादा ताकत होती है वो खुशी खुशी अपनी स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं स्वीकार कर लेते हैं ताकि समाज में समानता आ सके। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कमजोर इंसान को अपना मानते हैं, कोई पराया नहीं। बिल्कुल। ये नजरिया तो इन शब्दों के मायने ही बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सिस्टम ही भेदभाव से भरा हो तो आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे से भाईचारा महसूस करेंगे। नहीं कर सकते। बंधुता कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से आप शुरू करते हैं। ये तो न्याय और समानता लागू होने के बाद पैदा होने वाला रिजल्ट है। अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा खुद को शोषित महसूस कर रहा है तो ये पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। और यही वो मोड़ है जहां हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विजन और उनके असली मकसद को गहराई से समझना होगा।
जो नोट्स हम देख रहे हैं वो उनके योगदान पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, जब हम समानता और बंधुता जैसे आदर्शों की बात करते हैं तो हमें 1950 के भारत की जमीनी हकीकत को याद रखना चाहिए। वो एक ऐसा समाज था जो जातियों में बुरी तरह बटा हुआ था, जहां छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाएं थीं और जहां ऊंच नीच की जड़ें बहुत गहरी थीं। डॉक्टर अंबेडकर इस हकीकत को किसी भी और से बेहतर जानते थे। बिल्कुल, और इसीलिए संविधान सभा में अपने अंतिम भाषणों में उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंतर्विरोध? हाँ, मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस? कंट्राडिक्शंस। वो क्या थे? अंतर्विरोध ये था कि राजनीति में तो हमने समानता स्थापित कर दी थी, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी बैलेट बॉक्स के सामने एक अरबपति और एक भूमिहान मजदूर की ताकत बिल्कुल बराबर थी। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अब भी भयंकर असमानता बरकरार थी। मतलब हमने कागज पर एक लोकतांत्रिक ढांचा तो खड़ा कर दिया था, लेकिन जमीन पर समाज पूरी तरह अलोकतांत्रिक था। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हमने इस अंतर्विरोध को जल्द खत्म नहीं किया तो जो लोग इस असमानता का शिकार हैं वो एक दिन उस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही उड़ा देंगे। बाप रे। हाँ, आप सामाजिक असमानता की नींव पर राजनीतिक लोकतंत्र का महल ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रख सकते। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के लिए संविधान महज सरकार चलाने का कोई मैनुअल नहीं था। तो क्या था? ये सोशल इंजीनियरिंग का एक टूल था। ये एक ऐसा हथियार था जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो एक बटे हुए ऊंच नीच वाले समाज को एक आधुनिक समाज में बदलने के लिए मजबूर कर दे। एकदम सही। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों से सत्ता छीनना नहीं था। उनका असली मकसद समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को वो गरिमा सौंपना था जो उससे सदियों से छीनी गई थी। इस दस्तावेज की असली ताकत ही यही है। ये इस बात का आईना नहीं है कि 1950 में हमारा समाज कैसा था, बल्कि एक रोड मैप है कि हमारे समाज को कैसा होना चाहिए। हाँ, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का एक ऐसा आदर्श तय करता है जो राज्य की मशीनरी को लगातार उस दिशा में काम करने के लिए धकेलता रहता है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने उस पहले पन्ने को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया है। वो सिर्फ एक प्रस्तावना नहीं है, वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ये वो वादा है जो हम भारत के लोगों ने खुद अपने आप से किया है कि हर इंसान बराबर होगा, और इस देश की ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि हम एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। ये एक जीवित मशीनरी है। बिल्कुल। जब भी कोई नागरिक वोट डालने जाता है, जब भी कोई अन्याय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाता है, तो असल में उसी मशीनरी के गियर घुमा रहा होता है जिसे उस पहले पन्ने पर डिजाइन किया गया था। लेकिन आज की इस चर्चा को समेटने से पहले इन नोट्स में से निकला एक विचार है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। कौन सा विचार? आज हमने देखा कि कैसे कानून न्याय की गारंटी दे सकता है, कानून समानता की गारंटी दे सकता है, वो भेदभाव करने वालों को सजा दे सकता है, राज्य स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, लेकिन बंधुता का क्या? भाईचारे का? हाँ, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई कानून के जरिए किसी के मन में भाईचारा पैदा कर सकता है? क्या कोई भी अदालत मुझे इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि मैं अपने पड़ोसियों का सम्मान करूं? ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। कानून मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने से तो रोक सकता है, लेकिन वो मुझे किसी से सहानुभूति रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। एकदम सही। राज्य की मशीनरी हमारे चलने के लिए सड़कें तो बना सकती है, लेकिन वो हमें उन सड़कों पर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये तो हमें खुद तय करना होगा। शायद यही उस पहले पन्ने की सबसे बड़ी और शानदार खूबी है। वो राज्य के जरिए हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता तो देता है, लेकिन बंधुता की जिम्मेदारी वो पूरी तरह से हमारे कंधों पर छोड़ देता है, क्योंकि वो कानूनी धाराओं से नहीं चलता। बिल्कुल। भाईचारा इस पूरी मशीनरी का वो इकलौता पुर्जा है जो पूरी तरह से हर रोज नागरिकों द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे व्यक्तिगत विकल्पों, हमारे व्यवहार और हमारी नीयत से चलता है। सही बात है। क्या कोई कानून हमारे भीतर भाईचारा पैदा कर सकता है, या ये वो इकलौता काम है जो किसी को भी खुद अपने दिल में खोजना होगा? अगली बार जब कोई संविधान का वो पहला पन्ना देखे तो इस सवाल पर जरूर विचार करे। सोचने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यही विराम देते हैं।